सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अप्रैल महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये आपका सेकंड वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। एक्चुअली में ये जो दिन है ये फ्रैंक श्रॉनबेल के जन्मदिन का प्रतीक है, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। अगर इस दिन की थीम की बात करेंगे तो वो है सभी के लिए एक्सेस, पार्टनरशिप, नीति, प्रगति। अच्छा बताइए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसे स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल ये 18 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और पहली बार इसे यूनेस्को के द्वारा 1983 में मनाया गया था। उद्देश्य बताया आपको, देश में सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 19 अप्रैल को। तो लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, लीवर याद रखना, ये त्वचा यानी कि स्किन के बाद शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और लीवर ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड भी है। लेकिन अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आंसर होगा थायराइड, जो गले में होती है। अभी आपको याद होगा, वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर में एक नया अंग भी खोजा है जिसका नाम रखा है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। कहाँ पे खोजा? लंग्स में, फेफड़ों में। तो लीवर डे तो हमने मनाया 19 अप्रैल को। लेकिन अगर पूछे वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया, 4 फरवरी को। मलेरिया डे 25 अप्रैल को। और टीबी डे 24 मार्च को। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना साइंस में कि शरीर के रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो आंसर होगा लीवर। और हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो आंसर होगा लीवर। और एक बार प्रश्न एग्जाम में आया था, इस तरह से प्रश्न था, सुनना, कि जहर देकर मारे गए व्यक्ति में मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए किसकी जांच की जाती है, तो इसका उत्तर था लीवर। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किस भारतीय तैराक ने दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता, तो आंसर होगा साजन प्रकाश ने। तो भारतीय तैराक है साजन प्रकाश, जिन्होंने भी डेनमार्क के कोपेनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल जीता है। और पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में सिल्वर जीता है 16 वर्षीय वेदांत माधवन ने, जो कि एक्टर आर माधवन के बेटे हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी, तो आंसर होगा पूजा जातियान, ये हरियाणा की है। और एक गोल्फ प्लेयर हैं, नाम है रिया जादौन। अभी इन्होंने 11वीं DGC लेडीज ओपन अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप को जीता था। और अभी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो आंसर होगा प्रियंका नुटक्की, ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार। तो IPL के इतिहास में 150 विकेट के कीर्तिमान तक पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। कौन? भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। और वैसे मैं आपको बता दूं, ड्वेन ब्रावो और लसित मलिंगा के बाद भुवनेश्वर कुमार IPL में 150 विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज हैं। अच्छा, IPL की बात करेंगे तो इस साल ये इसका 15वां एडिशन है, जो कि भारत में हो रहा है। टोटल 10 टीमें खेल रही हैं, 2 नई टीमें शामिल हुई हैं, अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का जो नाम है वो क्या हो गया? गुजरात टाइटंस, इसके कप्तान है हार्दिक पांड्या। और लखनऊ टीम का नाम हो गया लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान है KL राहुल। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना, तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग। और मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली IPL टीम कौन सी बन गई, तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। और 2022 और 2023 के जो IPL है उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा ग्रुप है। और 2022 के IPL का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना, तो आंसर होगा रुपे। IPL के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए, तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग के ड्वेन ब्रावो। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीता? हरियाणा ने। तो यह है 12वीं सीनियर
पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो 6 से लेकर 17 अप्रैल तक भोपाल मध्य प्रदेश में होती है। और अभी उसे जीत लिया हरियाणा ने। किसे हराया? तमिलनाडु को। और हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। अच्छा, अभी आपको याद होगा ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को किसने जीता था? ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतीय रेलवे ने जीता था आर्मी 11 को हरा के। और दूसरे जो नेशनल आइस हॉकी मेंस चैंपियनशिप हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसको जीता था आईटीबीपी ने लद्दाख को हरा के। और नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी, उसको लद्दाख ने जीता। उसके अलावा मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो उड़ीसा में हुई थी, उसको अर्जेंटीना ने जीता जर्मनी को हरा के। और जर्मनी को तो हमने भी हराया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, और ब्रोंज जीता था। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया, उसका नाम बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर इसका हो जाएगा रेडियो अक्ष। तो अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? रेडियो अक्ष। कहाँ लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा नागपुर में। और रेडियो से आपको याद होगा वर्ल्ड रेडियो डे, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसकी थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट। और याद रखना 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है। अच्छा, इसी तरह से न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम वर्ल्ड रैंकिंग आई थी, उसमें बताया गया था कि जहाँ पे न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है, उनमें कौन सा देश नंबर 1 पर है? भारत को छोड़ के बात करें तो पहले पे है यूएस, दूसरे पे है फिजी, तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया। और दृष्टिबाधित लोगों की बात हो रही है तो इनसे रिलेटेड एक डे याद आता होगा आपको, वर्ल्ड ब्रेल डे। वो मनाते हैं 4 जनवरी को। और आरबीआई ने मनी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था दृष्टिबाधित लोगों के लिए, ताकि रुपए की वो पहचान कर सकें। ये आपको याद रखना है बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो कुशल कार्यबल के लिए विदेशी अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। और आपको याद है भारत की पहली चेस अकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में ही। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी किया गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये एक तो भुवनेश्वर में और राउरकेला में होंगे। और भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ये बन रहा है राउरकेला में, जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? बिरसा मुंडा के नाम पे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में कौन सी वैश्विक भुगतान कंपनी ने दुनिया के पहले क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड। तो अभी दुनिया का पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है। इसके लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है नेक्सो। इसने ग्लोबल पेमेंट कंपनी है मास्टर कार्ड उसके साथ समझौता किया। इसे दुनिया का पहला क्रिप्टो पेमेंट कार्ड कहा जा रहा है। और इस कार्ड के माध्यम से यूजर्स अपने डिजिटल एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन वगैरह हो गए, इन्हें बेचे बिना ही खरीदारी के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। और जब वो खरीदारी करेंगे बिना अपने डिजिटल एसेट्स को बेचे, डिजिटल करेंसी को खर्च किए, तो इसके केस में उन्हें करना क्या होगा? इस क्रिप्टो कार्ड में उस डिजिटल एसेट्स को जो उनके पास है उसको गारंटी के रूप में रखना होगा। और कितने की आप खरीदारी कर सकते हो? तो आपके कार्ड में जितने वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है ना, उसका 90% तक। अभी तो इस कार्ड को शुरुआत में यूरोप के कुछ ही देशों में उपलब्ध कराया जाएगा। और देखो, मास्टर कार्ड की बात हुई है तो स्थापना होती है 1966 में, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ मिशेल माइबैक है। अच्छा, डिजिटल करेंसी से आपको एक प्रश्न याद होगा। पहले तो ये बताओ किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था? अल सल्वाडोर ने, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। बिटकॉइन ये पहली डिजिटल करेंसी है। इसके जनक माने जाते हैं सातोशी नाकामोटो। और इनके नाम से ही आपको याद आएगा कि अभी किस देश में बिटकॉइन के जो संस्थापक हैं सातोशी नाकामोटो, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो आंसर होगा हंगरी के बुडापेस्ट में। और किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है? तो भी आंसर होगा अल सल्वाडोर। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्रिप्टो को अपनाने के मामले में भारत को दूसरे स्थान पे बताया गया था, पहले स्थान पे वियतनाम है। और नाइजीरिया ने किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की? ई नायरा। फेसबुक की जो डिजिटल करेंसी है लिब्रा, उसका नाम बदल के डायम कर दिया गया है। और भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को अभी लॉन्च किया किसने? क्रिप्टो वायर ने। पढ़ते आगे।
अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो ये क्या है? ये सेमीकंडक्टर पे होने वाला एक कॉन्फ्रेंस है। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक किससे बनते हैं? ये मुख्य रूप से सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। तो ये अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और इसकी थीम क्या है? डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, वैसे भारत में साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स ये आपको मिलेगी उत्तराखंड में। और एक और इस तरह की घाटी है जुकू घाटी, ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। जुकू घाटी ये आपको मिलेगी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पे। अभी आग लगने के कारण ये चर्चा में थी, तो एग्जाम में पूछ ली गई। चलो मुझे बताओ, कौन सी भारतीय कंपनी है भारत में सेमीकंडक्टर का जो निर्माण करेगी? तो आंसर होगा वेदांता। और वर्ल्ड्स टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021 कौन सी बन गई? तो आंसर होगा सैमसंग। दूसरे पे चली गई इंटेल। और अभी जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं और जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी भारत में पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। और इस 10 फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली की सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड और जर्मनी की एक कंपनी ने मिलकर किया है। अच्छा मुझे तो ये बताओ, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और नासा का पार्कर सोलर प्रोब, इसने इतिहास में पहली बार सूर्य की ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया था। वैसे भारत का पहला सोलर मिशन, उसका नाम क्या है? आदित्य L1 है। बढ़ते आगे। तो बताइए, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल की बात है ये, गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, इसका उद्घाटन किया। और आपको बता दूं, इसमें मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है प्रविंद कुमार जगन्नाथ, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो अभी 17 से 24 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर थे। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भारत को आयुष स्थल के रूप में पूरे विश्व में पहचान दिलाना। आयुष का मतलब क्या होता है? देखो, ए मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई मतलब हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से हो गया यूनानी, एस से हो गया सिद्धा और एच से हो गया होम्योपैथी। वैसे विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखना, 10 अप्रैल को। आयुष मंत्री हैं कौन? सर्बानंदा सोनोवाल, और इनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। कुछ समय पहले आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, तो याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा जामनगर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 18 अप्रैल की बात है, गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है। और ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर होगा, जिसका उद्देश्य क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा देना। देखो, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अभी आपको याद होगा WHO ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन, क्विट टोबैको एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रहा EDAR पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो आंसर होगा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। पहले इसकी फुल फॉर्म देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट यानी कि विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट। और इसे अभी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो याद रखना, सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और इसे सरकार ने बीमा कंपनियों के परामर्श से तैयार किया है। अब इसको लॉन्च करने से होगा क्या? तो ये सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करेगा, ये दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में भी मदद करेगा, और यहाँ पे दुर्घटना में शामिल वाहनों, दुर्घटना की तारीख और प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या का डेटा भी रखा जाएगा। अभी आपको याद होगा, नितिन गडकरी जी को माधव राज पुरस्कार भी मिला था।
चलो मुझे बताओ, अभी टेम्पल 360 पोर्टल को किस मंत्रालय ने शुरू किया था? संस्कृति मंत्रालय ने। और अगर पूछा जाए सुपेस पोर्टल और फास्टर जो एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया था किसने, या इसका संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, अभी किस आईआईटी के द्वारा किसान एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, ये बताइए आप तो। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 2022 में जितने भी आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो, उनकी सेपरेट क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। जैसे ही क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन खोलोगे, जो टॉपिक वाइज वाला सेक्शन है उसमें 2022 वाले में एंट्री करना, वहाँ पे आपको सारी टॉपिक वाइज क्विजेज मिल जाएंगी। अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, रैंकिंग इंडेक्सेस, भारत में जो भी चीज़ें पहली बार हुई है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें। वहीं पे आईआईटी वाला सेक्शन भी मिल जाएगा जहाँ पे सारे संबंधित प्रश्न आपके आईआईटी से रिलेटेड होंगे जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़े। तो वहाँ पे वो क्विज आप लगा सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कर्नाटक ने किसे ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रॉबिन उथप्पा को। तो कर्नाटक सरकार ने अभी नीति आयोग के साथ मिलकर के कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है और जो भारतीय क्रिकेटर है रॉबिन उथप्पा, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, अभी डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? ऋषभ पंत। फार्म इजी के कौन बने थे? आमिर खान बने थे। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बनी थी विद्या बालन। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी स्थापना होती है 1948 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष है कमलेश नीलकंठ, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस राजू बने। अच्छा, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा विश्वास पटेल। बढ़ते आगे। अच्छा, अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स की घोषणा की है? तो आंसर होगा 8। तो अभी यूनेस्को ने 8 नए ग्लोबल जियो पार्क्स शामिल किए हैं। अच्छा, प्रश्न तो ये भी आएगा कि कौन से स्थल को ग्लोबल जियो पार्क्स कहेंगे? तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूगर्भिक इतिहास को समझने में सहायक होंगे। और टोटल कितने हो गए हैं? अब 177 हो गए हैं। कितने देशों में? 46 देशों में। भारत में कितने हैं? भारत में एक भी नहीं है। और अभी इनमें 2 नए देशों को जोड़ा गया है, एक है लग्जमबर्ग और स्वीडन। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में टोटल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है? तो आंसर होगा 34। और टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 49 है। और टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो ये भी है 40। अमूर्त धरोहरें आपको पता ही, इंटेंजिबल साइट्स हैं, कितनी? 14 है। और एक और प्रश्न बनेगा कि अभी भारत में कहाँ जियो पार्क स्थापित किया गया? तो आंसर होगा लम्हेटा गांव। ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। और जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट आपको यहीं पे मिलेगा, जबलपुर में। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पॉल रेक्स ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा गोवा में। तो ये चला 19 और 20 अप्रैल को, ये इसका 8वां संस्करण है। नेट पॉल रेक्स का मतलब होता है नेशनल पॉल्यूशन रिएक्शन एक्सरसाइज। किसने किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। कहाँ पे? गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पे। जिसका उद्देश्य क्या है? समुद्र में तेल रिसाव से जो प्रदूषण होता है ना, उस प्रदूषण को रोकने के लिए इसका आयोजन किया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। और भारत का रेबीज मुक्त पहला राज्य भी गोवा ही है, याद रखना ये पॉइंट भी। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अपना शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने इसको रिलीज किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने अपना शिक्षा गीत जो क्या है, इरादा कर लिया है हमने, इसको लॉन्च किया है। गीत के जो बोल हैं वो आलोक श्रीवास्तव ने लिखे हैं और इसे मशहूर गायक शान और स्नेहा शंकर ने गाया है। और इस गीत के साथ दिल्ली दुनिया का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो सभी के लिए शिक्षा के लिए अपनी आकांक्षाओं और समर्पण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अच्छा मुझे बताओ, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है, उसको गाया था मोहित चौहान ने। और टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू, जिसको गाया था संजीत कुमार ने। अच्छा बताओ मुझे, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? देखो, इसकी घोषणा तो 1911 में हुई थी और बनी कब थी? 1912 में। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए,
हाल ही में किसे पेन बार्बी फ्रीडम टू राइट अवार्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा व्लादिस्लाव येस्पोंके। तो क्रीमिया में कैद एक यूक्रेनियन पत्रकार हैं व्लादिस्लाव येस्पोंके, जिनको अभी पेन बार्बी फ्रीडम टू राइट अवार्ड के लिए चुना गया। उन्हें 2021 में गिरफ्तार किया गया था और विस्फोटकों के कथित कब्जे और परिवहन के लिए एक रूसी श्रम शिविर में 6 साल की सजा सुनाई गई थी। तो पेन पुरस्कार 1987 में स्थापित किया गया और ये उन लेखकों और कलाकारों को दिया जाता है जिन्हें उनके काम के लिए कैद किया गया। तो इस बार ये मिला है व्लादिस्लाव को। चलो मुझे तो आप ये बताओ, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा एम्बर ब्रेकन को। उन्हें उनकी फोटो जिसका टाइटल है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल के लिए चुना गया। और मुझे बताओ, प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? फ्रांसिस केरे। वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 को जीता है विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। और याद रखना, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो अभी इंडसइंड बैंक को बेस्ट इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट हब बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत ग्लोबल सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंडसइंड बैंक स्थापना होती है 1994 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ है सुमन कतपालिया, और इसके टैगलाइन होती है वी मेक यू फील रिचर। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा साइरस पूनावाला। तो अभी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 ये जारी किया गया, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीएमडी है डॉक्टर साइरस पूनावाला ये सबसे ऊपर है। यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर में 2022 में सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं साइरस पूनावाला। और जो कोविशील्ड है ना, कोविशील्ड वो इन्होंने ही बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। और कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक, हैदराबाद की कंपनी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य उद्योग अरबपति कहाँ पर है? तो कोरोना कहाँ से फैला था? चाइना से। तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य उद्योग अरबपति भी आपको कहाँ मिलेंगे? चाइना में 34, यूएस में 16 है, थर्ड पे है स्विट्जरलैंड 15 है वहाँ पे, फोर्थ पे जर्मनी है 11 है वहाँ पे, और 5वें पे भारत है 9 है यहाँ पे। अच्छा, आपको याद होगा साइरस पूनावाला को कुछ समय पहले लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी मिला था। कुछ समय पहले हुरुन रिच लिस्ट 2022 आई थी, जिसमें दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया था एलन मस्क को। और हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन्स इन द वर्ल्ड 2022 की जो सूची आई थी उसमें टॉप पे थी चाइना की वू याजून। भारत में टॉप पे थी फाल्गुनी नायर, जो इस लिस्ट में 10वें नंबर पे थी। ये नायका की सीईओ है। तो गाइज ये लीजिए, अप्रैल महीने के तीसरे वाले हफ्ते का सेकंड वाला पार्ट भी खत्म हो गया आपका, और इनका क्विज बना के अपलोड कर दिया गया है आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।